today's topic is shapes of orbitals. आपने क्वांटम नंबर्स तक जो है वो पढ़ लिया था। क्वांटम नंबर से मैंने आपको ये बोला था कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो ऑर्बिटल के बारे में जो है वो कंसेप्ट देता है। अब डिफरेंट ऑर्बिटल होती है, आपके पास एस ऑर्बिटल होती है, पी होती है और डी होती है। उनकी शेप कैसी क्या होती है, वहाँ पे मैंने बोला था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो डिटरमाइन करता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली बताता है कि वो एक्स एक्सिस की तरफ ओरिएंटेड है, वाई की तरफ है या फिर जेड की तरफ है। कैसे? सबसे पहले तो जो पहली ऑर्बिटल होती है वो क्या होती है? एस ऑर्बिटल होती है। एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो होती है स्फेरिकल, और इसका ये जो होता है नॉन डायरेक्शनल। सिंपल स्फेयर जो होता है वो क्या होता है? एस ऑर्बिटल की जो है वो शेप होती है। सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द स्फेयर की फॉर्म में जो है वो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। इसमें एक दूसरा कंसेप्ट भी है, उसको हम कहते हैं नोड। उसके ऊपर पहले भी बात करेंगे। पहले सिंपल ये बोलेंगे कि इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है? वो स्फेरिकल शेप होती है। सेकेंड जो होता है इसका वो क्या होता है? पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल जो होता है उसकी जो शेप होती है वो होती है डम्बल शेप। तीन तरह की पी ऑर्बिटल होती है, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी। जो पी एक्स होता है, अगर सपोज मैं ये एक्स एक्सिस ले रही हूँ, इट इज ओरिएंटेड अलोंग। अगर मैं ये लूँ कि ये जो है वो वाई एक्सिस है, तो हम ये बोलेंगे कि इट इज ओरिएंटेड अलोंग वाई एक्सिस। और अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे पास जेड एक्सिस है, तो हम बोलेंगे कि ये वाली जो लोब है ये क्या है? आपका जेड है। एस हो गया, एस इज स्फेरिकल। नेक्स्ट है आपके पास पी ऑर्बिटल। इसकी शेप क्या होती है? डम्बल शेप होती है। डम्बल मीन्स ये दो लोग, ठीक है। फिर बीच में जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो है प्रोबेबिलिटी हो क्या होगी? वो जीरो होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी कहीं पे जो है वो हो सकता है। तीन तरह के पी ऑर्बिटल होता है, एक होता है पी एक्स, पी वाई और पी जेड। जो पी एक्स होता है, ये वाली जो लोब है ये ओरिएंटेड होती है अलोंग एक्स एक्सिस। ये वाली जो है वो ओरिएंटेड होती है अलोंग वाई एक्सिस, पी वाई। और ये वाली जो है ये ओरिएंटेड होती है अलोंग जेड एक्सिस। ये आपका पी एक्स, ये पी वाई और ये पी जेड, ठीक है। और जो लास्ट होता है आपका वो क्या होता है? होता है डी ऑर्बिटल। अभी मैं नोट्स का कंसेप्ट भी दे रही हूँ, खाली ये बता रही हूँ कि कितने तरह की होती है, कैसी कैसी इनकी शेप होती है। जो पी ऑर्बिटल होता है ये होता है डबल डम्बल शेप। पांच तरह की डी ऑर्बिटल्स होती है। आपको मैंने बोला था कि एक तो होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन सब की जो शेप होगी वो क्या होगी? वो डबल डम्बल शेप होगी, लेकिन ओरिएंटेशन जो होगी वो क्या होगी? वो डिफरेंट होगी। अगर हम इन तीनों की बात करें, इसमें क्या होता है? इन तीनों की समवट जो शेप होती है वो क्या होती है? वो सेम होती है, ठीक है। सपोज अगर हम बोले डी एक्स वाई, मैं बोलूँ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इन दोनों के कहीं बीच में होगा, ठीक है। अलाउंग द एक्सिस कोई नहीं है, इन बिटवीन द एक्सिस है। लेकिन कौन सी एक्सिस होगी? एक्स एक्सिस होगी और वाई एक्सिस होगी। अगर हम डी वाई जेड की बात करें, सपोज मैंने यही लिया कि ये मैंने लिया अभी क्या कि ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका सपोज जेड एक्सिस है, मैंने एग्जांपल ली, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? आपके पास जो लोब्स होंगी वो क्या लाएंगी? आपके पास क्या? डी वाई जेड। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। इधर नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, इधर भी नहीं हो सकता और यहाँ पे भी नहीं हो सकता। थर्ड है आपके पास क्या? डी एक्स जेड। इसकी भी सेम होगी, लेकिन लोब्स जो होगी, जो एक्सिस होगी वो क्या होगी? वो डिफरेंट होगी। इस केस में क्या होगा? आपके पास एक आपने एक्स एक्सिस लेना और एक आपने क्या लेना है? जेड एक्सिस लेना है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो आपकी लोब्स आएंगी उनको हम क्या कहते हैं? ये डबल डम्बल शेप है। एक आया ये और दूसरा एक, अगर मैं इसको छोड़ दूं, इन दोनों को छोड़ दूं, ये खाली डम्बल शेप बनी।
दो है इसलिए नाम क्या है डबल डबल शेप। यहाँ पर जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है वो है इन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स एंड जेड, एक्स एंड, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे इतनी सी जगह पे हो सकता है, इसके बीच में नहीं हो सकता, यहाँ पे भी जो है वो नहीं हो सकता। उसके बाद है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या है डी जेड स्क्वायर। इनकी जो शेप होती है वो भी ऐसी जैसी ही होती है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि हर एक जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ पर है इन बिटवीन द एक्सिस है, लेकिन इन दोनों में क्या होता है अलोंग द एक्सिस होता है। सपोज अगर हम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करें, यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं एक एक्स एक्सिस लूँ और एक वाई एक्सिस लूँ, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इधर होगी, यहाँ पे होगी, इधर होगी और यहाँ पे होगी। ऐसा नहीं है कि इन बिटवीन है, अलोंग है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। इसको हम क्या कहें, ये किसकी शेप है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की शेप है। अगेन ये क्या है डबल डबल शेप ही है, ये भी डबल डबल है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। और लास्ट आपके पास क्या डी जेड स्क्वायर, इसका क्या होता है सिंपल जो है वो डी जेड है। सपोज जेड एक्सिस आई ऐसी जैसी जो है वो यहाँ पर इसकी क्या होती है शेप होती है, ये आपका डी जेड स्क्वायर। आप बोलोगे कि इसकी जो है डबल डबल शेप जो है वो नहीं है, इसकी भी डबल डबल शेप ही होती है। ये जो बीच में होता है इसको हम कहते हैं डोनट या फिर कॉलर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली एक जो आपकी लोब है ये जेड एक्सिस के अलाउंग ही है, लेकिन जो मैंने बीच में दिखाया वो क्या होता है, यहाँ पर भी एक जो है वो लोब ही होती है, दैट इज हम बोलते हैं डम्बल शेप ही होती है, लेकिन वो क्या करती है चारों ओर जो है वो जेड एक्सिस के जो है वो घूमती है, इसीलिए इसको क्या दिखाते हैं सर्कल की तरह जो है वो दिखाते हैं। बट बेसिकली ये भी क्या होता है, ये भी डबल डम्बल शेप ही होता है, जिसमें एक डम्बल ऐसे है अलोंग द जेड एक्सिस और एक जो है वो जेड एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा होता है घूम रहा होता है, ठीक है। ये क्या आई आपके पास 5 तरह की डी ऑर्बिटल्स आई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, उसके बाद डी एक्स वाई भी मैंने दिखा ली थी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये क्या है आपके पास डी जेड स्क्वायर। हर एक की जो शेप है वो क्या है डबल डबल शेप है। और जो एफ ऑर्बिटल होता है वो मैंने आपको पहले ही बोला था इसमें क्वांटम नंबर्स में कि उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है डिफ्यूज शेप होती है, या फिर हम उसको ये बोल सकते हैं कि 8 फोल्ड स्ट्रक्चर उसका होता है, उसको हम जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज नोड क्या होता है। नोड एक ऐसी चीज होती है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है जहां पर क्या होती है 0 होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उस प्लेस को हम नोड कहते हैं, ठीक है। अब जो नोड होते हैं वो क्या होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपके पास स्फेरिकल नोड और दूसरा होता है आपके पास क्या एंगुलर नोड। अब ये चीजें मैंने आपको क्यों बोली, क्योंकि ऑर्बिटल के बीच में जो है वो कभी कभी पूछते हैं कि कितने इस ऑर्बिटल में कितने नोड्स हैं ऑल दैट, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है स्फेरिकल नोड का मतलब क्या होता है, ऐसा स्फेरिकल प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, उस वाले नोड को हम क्या कहते हैं स्फेरिकल नोड कहते हैं। वैसे ऐसा प्लेन जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 होता है उसको हम क्या कहते हैं एंगुलर नोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करते हैं, अब एस ऑर्बिटल में मैंने आपको बोला कि जो शेप होती है वो क्या होती है, वो स्फेरिकल होती है। सपोज करते हैं कि मेरे पास ये क्या है, मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है स्फेयर की फॉर्म में जो है वो इलेक्ट्रॉन, जो मैंने डॉट डॉट दिखा है वो क्या है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह से जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या है वो 0 है, इसीलिए इसको कहते हैं नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। अब ये जो मैंने आपको बनाया है क्या है, ये आपका 1s है। पहले 1s आता है, फिर 2s होता है, 3s होता है, 4s, 5s, 6s, 7s एंड सो ऑन, ठीक है। पहली ऑर्बिटल मैंने बनाई क्या, ये आपका बीच में न्यूक्लियस है, ये जो मैंने डॉट डॉट दिखा है क्या स्फीयर की फॉर्म में एक ऑर्बिटल है, दैट इज 1s ऑर्बिटल, ठीक है। क्या इस वाली ऑर्बिटल में आपको कहीं पे भी नोड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन जब मैं अब बात करूँ कि 2s ऑर्बिटल आ रहा है, इसका मतलब अब इसके बाद आ रहा है 2s, मतलब कहीं यहाँ पे होता है। ऐसा नहीं होता है कि 1s के बाद डायरेक्ट शुरू हो जाता है 2s, ठीक है। उसमें क्या होता है बीच में थोड़ी सी जगह जो होती है वो क्या होती है बच जाती है, उसके बाद आपका 2s स्टार्ट होता है। ये जो अंदर वाली है ये 1s है, जो बाहर वाली है वो क्या है आपका 2s, और दोनों क्या है स्फीयर की फॉर्म में। अभी जो बीच में आपके पास रीजन बचता है जहां पर मैंने कोई भी डॉट वगैरह नहीं बनाया, इसी को हम क्या कहते हैं नोड कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कौन सा नोड है, मैंने बोला कि दो तरीके के नोड है, एक स्फेरिकल नोड और दूसरा क्या है एंगुलर नोड। ये आपका जो नोड है ये क्या है स्फेरिकल नोड। स्फेरिकल नोड जो है वो
ऑलमोस्ट आपको हर एक ऑर्बिटल में जो है वो नहीं मिलेगा। वैसे ही एंगुलर नोड की भी बात है, लेकिन एंगुलर नोड जो होता है वो एस ऑर्बिटल में जो है वो नहीं होता। एंगुलर नोड जो है वो एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं होता है। एंगुलर नोड होता ही है ऐसा प्लेन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। मैं ये वाला प्लेन बनाऊं, ये वाला बनाऊं, यहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे बनाऊं, कोई सा भी प्लेन बनाऊं, यहाँ पे हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पर जो है एंगुलर नोड प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, स्फेरिकल नोड प्रेजेंट है। और कितने स्फेरिकल नोड प्रेजेंट है? एक। लेकिन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? 2s में प्रेजेंट है। अगर ये नहीं होता, आपके पास खाली ये होता, तो आप बोलते नंबर ऑफ नोड इक्वल टू 0। सबसे पहली चीज तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स in any atom that is equal to n minus 1. What is n? N is principal quantum number. N is principal quantum number. Suppose मैं बोलूं कि 1s में कितनी ऑर्बिटल्स जो है, कितनी नोड्स जो है प्रेजेंट है? 1 जो है 1s के लिए आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? ये जो आपके पास ऑर्बिटल इसके पीछे जो ये नंबर होता है यही कहलाता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब चूंकि 1s में n की वैल्यू कितनी है? 1 है। सपोज मैं 1s के लिए n माइनस 1 करूँ, मेरे पास 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? वो 0 आ जाएगा। तभी मैंने बोला आपको कि खाली अगर इतना सा पोर्शन होता, 1s अगर होता, तो वहां पर जो है वो नोड प्रेजेंट नहीं होता। ना ही एंगुलर नोड प्रेजेंट होता है और ना ही आपके पास स्फेरिकल नोड प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मैं 2s की बात करूँ, 2s में क्या होता है? n की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। और तभी मैंने आपको बोला कि 2s के केस में क्या होता है, एक ऐसी जगह जो है वो बीच में खाली होती है, एक ऐसा स्फीयर जो है वो बीच में खाली होता है, where probability of finding the electron is almost 0 and that node is called as spherical node. So the total number of node present in the 2s orbital is equal to 1 and that too वो कौन सा वाला नोड है? वो है आपका spherical node. Angular node जो है वो s orbital में present नहीं होता। Suppose मैंने आप बोला कि मैंने 3s भी बनाना है, अब 2s के बाद थोड़ी सी और जगह खाली होती है स्फीयर की फॉर्म में, उसके बाद आपका 3s जो है वो स्टार्ट होता है कुछ ऐसा जैसा। सो ये आपके पास क्या आया? 3s है। तो अगर आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ नोड प्रेजेंट इन 3s, तो आप क्या बोलेंगे? 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। एक नोड ये वाला है और एक नोड ये वाला, और दोनों ही नोड कौन से हैं? वो है स्फेरिकल नोड। एंगुलर नोड जो है इसमें प्रेजेंट नहीं है। सपोज बोला 4s क्या है, तो 4s भी आपका यहाँ पे कहीं से स्टार्ट हो जाएगा, इसमें भी बीच में एक जगह जो है वो खाली होगी। देन 1 2 एंड 3 n माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। और 4s में भी जो आपके पास 3 के 3 नोड प्रेजेंट होंगे, वो भी क्या होगा? आपका स्फेरिकल नोड ही प्रेजेंट होगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि जो एंगुलर नोड होता है वो s ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हर प्लेन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो है वो होता ही होता है, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल नहीं होता। अब अगर हम बात करें, अब मैंने सेकंड नोड आपको क्या बोला? एंगुलर। सबसे पहले स्फेरिकल नोड क्या होता है? जिस द हम बोल सकते हैं स्फेरिकल स्पेस वेयर probability of finding the electron is almost 0। ठीक है, ऑलमोस्ट 0 है, पूरा 0 नहीं है। ये क्या है? आपका स्फेरिकल नोड। और स्फेरिकल नोड जो है वो s में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें एंगुलर नोड की बात, ये जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया ये सारा ये क्या है? ये खाली s ऑर्बिटल की बात की, क्योंकि s और स्फेरिकल दिखाया दैट मींस s ऑर्बिटल की ही बात होती है। नेक्स्ट आपके पास क्या? p ऑर्बिटल। अगर मैं बोलूँ आपके पास, अब जो p होता है वो 1p नहीं हो, 2p से स्टार्ट होता है। सपोज अगर मैंने बोला कि मेरे पास क्या है? 2p ऑर्बिटल है। 2p ऑर्बिटल में भी मैं बोल रही हूँ सपोज कि 2px ऑर्बिटल है, ठीक है, क्योंकि px होता है, py होता है, pz होता है। सपोज मैंने बोला कि ये क्या है? x ऑर्बिटल, ये x एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है? px है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं बीच में क्या होगा? आपके पास न्यूक्लियस होगा। अब इधर क्या होगा आपके पास? अगर मैं बोलूँ कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 2p वो कितना होगा? n माइनस 1। n यहाँ पर 2 है, दैट इज 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या है आपके पास? वो 1 है। इसका मतलब कि 2p में भी एक नोड जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि डायरेक्ट न्यूक्लियस के बाहर जो है वो लोब स्टार्ट हो गई। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर कहीं पे भी जो है वो स्फेरिकल स्पेस प्रेजेंट नहीं है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है नोड तो है लेकिन स्फेरिकल नोड नहीं है। तो फिर कौन सा नोड है? यहाँ पे एक दूसरा तरह का नोड प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर नोड कहते हैं। एंगुलर नोड का मतलब क्या होता है? प्लेनर नोड भी होता है। प्लेनर नोड का मतलब ऐसा प्लेन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या है? वो 0 है। अगर हम देखें इस चीज का मतलब क्या है? जो मैंने लॉज बनाई, इसका मतलब ये है
कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है इसके बीच में कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। वैसे ही इस केस में भी होगा, कहीं पे भी जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। यह है आपका px ऑर्बिटल। लेकिन इधर बीचों बीच क्या होगा, अगर मैं एक प्लेन डालूं इसके बीचों बीच, क्या वहां पर भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है? आंसर इज नो। हर एक p ऑर्बिटल, सपोज मैं ऐसे बोलूं, सपोज अगर मैंने बोला कि ये x है, मैंने बोला ये वाला जो है वो y है, और मैंने बोला सपोज ये वाला क्या है, वो z है। इधर ये वाला प्लेन बीचों बीच, इधर भी बीच वाला प्लेन और इधर भी बीच वाला प्लेन, इधर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 होगा ही होगा। इसका मतलब यहाँ पर एक प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाने की जो है संभावना है, वो क्या है, वो 0 है। ये जो आपके पास 1 है वो क्या है आपका, वो नोड तो है, लेकिन कौन सा नोड है, वो एंगुलर नोड है, वो स्फेरिकल नोड प्रेजेंट नहीं है। सपोज मैंने बोला कि अब ये 2p नहीं लेते, हम 3p लेते। अब 2p तो यही है, 2p के बाद स्टार्ट हो जाएगा क्या, 3p। अब इस केस में भी क्या होगा, ऐसा नहीं डायरेक्ट होगा कि मैं यहाँ से सीधा ही बनाऊं, नहीं, थोड़ी सी जगह होगी, उसके बाद आपका 3p जो है वो स्टार्ट होगा, ऐसा जैसा। ठीक है, ये मेरे पास अंदर वाला 2p है, बाहर वाला क्या है मेरे पास 3p है। अब इसमें क्या है, इस केस में भी 3p में भी क्या होगा आपके पास, सपोज अगर मैं 3p का केस लूं, 3p में टोटल नंबर ऑफ नोड n-1 आएगा, 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2 होगा। इस केस में 2 नोड प्रेजेंट होंगे। एक नोड इसमें ये है, वे वाला तो होगा ही होगा, क्योंकि p में मैंने आपको बोला कि एक प्लेन ऐसा होता ही होता है जहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो है पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, वो 0 होगी। दैट इज प्लेनर नोड, तो इस केस में प्रेजेंट है, एंगुलर नोड प्रेजेंट है। लेकिन इस केस में क्या है, अगर हम ऐसे देखें ये वाली जगह, ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि इसके बाद जो है वो डायरेक्ट जो है वो 3p स्टार्ट हो गया, यहाँ पर भी थोड़ी सी जगह खाली है, यहाँ पर भी थोड़ी सी जगह जो है वो खाली है। इसी को हम जो है इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर जो है अगर हम देखें तो इस केस में क्या होगा, एक स्फेरिकल नोड भी प्रेजेंट होगा। 2p में प्रेजेंट नहीं है लेकिन 3p में प्रेजेंट है। इसका मतलब कि ये जो मेरे पास क्या आया, 3p में 2 नोड आए, इसमें एक होगा आपके पास एंगुलर नोड और एक होगा आपके पास क्या, स्फेरिकल नोड। सपोज मैं बोलूं कि एक और ड्रॉ करते हैं, मैंने बोला कि मैं क्या लेती हूँ, 4p लेती हूँ। 4p के केस में क्या होगा, मैंने इसके बाहर जो है वो एक और लोब जो है वो बना ली, लेकिन अगेन मैंने डायरेक्ट नहीं बनाया, यहाँ पर भी जगह जो है वो छोड़ी। ऐसा जैसा, ठीक है। ये जो बाहर वाला है वो क्या है आपको, ये 4p है। अगेन इस केस में अगर मैं बोलूं कि 4p के केस में n-1 अगर करें, 4 - 1 दैट इज इक्वल टू वो 3 के बराबर है। ठीक है, अगर मैं 4 की p की बात करूं, n-1 क्या आएगा, 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। इसका मतलब 4 की p के केस में क्या है, 3 नोड प्रेजेंट है, जिनमें से कितने एंगुलर है और कितने स्फेरिकल है, एक ही एंगुलर p ऑर्बिटल जो भी होगी, 4p होगा, 5p होगा, 6p होगा, 7p होगा, कोई भी p होगी, उसमें जो है आपके पास एक ही एंगुलर नोड। सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ node is equal to n-1. Total number of spherical nodes is equal to n minus l minus 1, and total number of angular nodes is equal to l के बराबर। अब मैंने क्या बोला कि सपोज मैंने बोला कि मैं 4p की एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने बोला कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नोड अगर मैं देखूँ n-1, n इसके लिए 4 है, दैट इज 4 - 1 किसके बराबर आएगा, वो 3 के बराबर आएगा। अब ये तो आपको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ नोड जो 4p में है वो क्या है, वो 3 है, लेकिन इसमें कितने स्फेरिकल है और कितने एंगुलर है। स्फेरिकल की बात अगर हम करें, 4p है, इसका मतलब सपोज l की वैल्यू जो है s के लिए, s ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए जो है वो 2 होती है, और f के लिए क्या होती है, वो 3 होती है। ये आपको क्वांटम नंबर से मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है। अब 4p है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर l की वैल्यू क्या होगी, वो 1 होगी। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इन 4p वो क्या होगा, n minus l minus 1, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू क्या होगी, इसके से p है, इसका मतलब 1, और यहाँ पर क्या आएगा, वो 1 होगा। तो 4 minus
दैट इज इस केस में क्या है आपके पास जो स्फेरिकल नोड आएंगे 4p में वो कितने आएंगे, वो 2 आएंगे। लेकिन एंगुलर नोड कितना आएगा, एल की वैल्यू कितनी होती है इसके लिए, एल की वैल्यू जो है वो पी के लिए वो डायरेक्ट क्या आती है 1 आती है। इसका मतलब 4p के केस में जो टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड है उसकी वैल्यू एल की होती है। इसका मतलब p है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जो है वो 1 के बराबर ही होगी। फोर पी के केस में क्या होगा, एल की वैल्यू जो है इसका मतलब 2 आए यहाँ पर, टोटल नंबर आपके पास 3 आया, जिनमें से 2 आई आपके पास स्फेरिकल और एक क्या होता है आपके पास एंगुलर होता है। कैसे होता है, ये मैंने पूरा 4p ही बनाया हुआ है, एक यहाँ से देख रहे हो एक यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, ये एक स्फेयर और ये दूसरा स्फेयर। इसका मतलब ये दो जो स्पेसेस हैं यहाँ पर ये क्या है आपके पास स्फेरिकल नोड है। वैसे ही बीचों बीच एक ऐसा प्लेन है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है, वो आएगा आपके पास क्या, वो होगा आपके पास प्लेनर नोड। तो सिंपल सी बात क्या होगी, अगर आपको कोई पूछे कि एक ऑर्बिटल में कितनी तरह की नोड्स हैं तो आप बोलेंगे 2 तरह की नोड होती है, एक होता है एंगुलर एक होता है स्फेरिकल। टोटल नंबर ऑफ नोड किसी भी ऑर्बिटल में कितना होता है, वो n-1 के बराबर होता है। अब अगर आपको ये जानना है कि कितनी एंगुलर है और कितनी इसमें क्या है स्फेरिकल है, तो फॉर्मूला क्या है स्फेरिकल के लिए n-n-n, l क्या है इस केस में एजिमुथल क्वांटम नंबर, n क्या है इस केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वैसे ही टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितना आएगा आपके पास, वो 1 के बराबर है। वैसे ही अगर मैं d की बात करूं, अब d में क्या होता है, d की जो शेप होती है वो समवट कैसी होती है, डी की शेप जो है वो डबल डंबल शेप होती है। इसका मतलब कि अगर एक डंबल में जो है वो एक ऐसा प्लेन होता है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 होता है, तो डबल डंबल में क्या होगा, 2 ऐसे प्लेन होंगे, एक ये वाला प्लेन है और एक क्या है ये बीच वाला प्लेन है। इसका मतलब कि जो आपके पास डी ऑर्बिटल होता है उसमें ऐसे 2 प्लेनर नोड होते हैं, चाहे वो आपके पास कोई भी डी हो, आपके पास 4d हो 5d हो 3d हो 6d हो, कोई भी प्रिंसिपल क्वांटम हो, किसी भी शेल का अगर डी प्रेजेंट है उस डी में जो है वो 2 प्लेनर नोड जो है वो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। लेकिन उस केस में जो है वो स्फेरिकल नोड जो है वो बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। सपोज अगर मैं बोलूं आपके पास 4d में कितने नंबर ऑफ जो है आपके पास नोड प्रेजेंट होते हैं, तो आप बोलोगे n-1 का मतलब क्या होगा आपके पास 4-1 दैट इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास वो 3 होगा। अब चूंकि आपको ये पता है कि डी में जो है वो 2 एंगुलर नोड होते ही होते हैं, अगर ये 3 आया इसका मतलब एक ऐसा इसमें नोड क्या होगा स्फेरिकल नोड प्रेजेंट होगा। वैसे ही अगर मैं बोलूं आपके पास कि 5d है, आप बोलोगे 5-1 दैट इज इक्वल टू 4, इसका मतलब कि 5d में जो है वो टोटल नंबर ऑफ नोड जो है वो 4 प्रेजेंट है। लेकिन मैंने आपको बोला कि डी में 2 जो है वो प्लेनर नोड या एंगुलर नोड होती ही होती है, इसका मतलब स्टार में से क्या होगा 2 होगी आपके पास एंगुलर नोड, बाकी की जो 2 बचेंगी वो ऑटोमेटिकली क्या होगी आपकी स्फेरिकल नोड होगी। So this is all about what is node and what are the shapes of different types of orbitals. So next is above principle. 3 तरह के जो है आपके पास बोल सकते हैं रूल्स या प्रिंसिपल है। अबव प्रिंसिपल है, हुन्स रूल है एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, जो डिटरमाइन करते हैं किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। ठीक है, अबव प्रिंसिपल क्या कहता है, इन द ग्राउंड स्टेट of an atom, the electrons are added in the increasing order of their energies, starting from the orbital having lowest energy। सिंपल सी बात है कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले उस वाले ऑर्बिटल में फिल होंगे जिसकी एनर्जी कम होगी, बाद में उस वाले ऑर्बिटल में फिल होंगे जहां पर एनर्जी ज्यादा होगी, दैट इज कम ज्यादा 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 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब आपको पता कैसे
चलेगा कि किस वाले ऑर्बिटल में जो है वो किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो ज्यादा है। सपोज हमने क्या बोला, मैं लिखती हूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है आपके पास, वो 8 है। हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p4, ठीक है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने 2p को पहले क्यों लिखा, 2s को बाद में क्यों नहीं लिखा, ठीक है। 2s ही पहले क्यों है, 1s ही पहले जो है वो क्यों आया, तो ये किस बेसिस पे है, ये अबव प्रिंसिपल के बेसिस पे है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऑर्बिटल जो है वो उसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा है या फिर कम है। इसके लिए प्रिंसिपल है, यहाँ पे बोलते हैं बोर-बरीज रूल है। इसको हम N+L रूल भी कहते हैं। ये कहता है द ऑर्बिटल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ N+L possess हायर एनर्जी, ठीक है। जिस ऑर्बिटल का N+L ज्यादा होगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, वो ज्यादा होगी, और जिस ऑर्बिटल का N+L जो है वो कम होगा उसकी जो आपके पास एनर्जी है वो क्या होगी, वो कम होगी। सपोज मैं लिखती हूँ, मेरे पास क्या है, मेरे पास है 2p ऑर्बिटल और मेरे पास क्या है, वो 3p ऑर्बिटल। मैंने दोनों को कंपेयर करना है कि किसकी एनर्जी जो है वो क्या आएगी, वो ज्यादा आएगी और किसकी कम आएगी। अगर मैं यहाँ पर N+L देखूं, N जो है वो क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वेरस L आपके पास क्या है, वो है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और आपका जो L है वो क्या है, वो है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। L की वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होती है। तो इस केस में N की वैल्यू क्या है, यहाँ पर वो 2 है, प्लस L की वैल्यू जो है वो P ऑर्बिटल के लिए L क्या होता है, L की वैल्यू जो है वो S के लिए होती है 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए क्या होती है, वो 3 होती है। तो इस केस में 2 प्लस क्या करेंगे 1, दैट इज इक्वल टू क्या है, N+1 आया 3। तो इस केस में अगर मैं देखूँ कि N की वैल्यू है 3, 3 + 1 दैट इज इक्वल टू क्या है आपके पास 4। अब यहाँ पर N+L 3 आया, यहाँ पे N+L क्या आया 4 आया। इसका मतलब यहाँ पर N+L की वैल्यू क्या है, वो ज्यादा है, इसकी N+L की वैल्यू कम है। तो ये वाला जो है इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो 2p जो है वो पहले फिल होगा और 3p जो है वो बाद में फिल होगा। अब इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास दो ऑर्बिटल जो होती है उसका N+L क्या आता है, वो सेम आता है। सपोज हम क्या लेते हैं, मैंने 2p लिया और मैंने क्या लिया, मैंने 4s लिया। 4 के लिए अगर मैं N+L देखूं, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वो 4 है, प्लस s के लिए जो है वो l की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है। 4 + 0 किसके बराबर है, 4 के बराबर। यहाँ पर भी 4 क्या है, यहाँ पर भी क्या है, 4 है। तो अगर आपके पास N+L की वैल्यू दोनों में क्या आती है, बराबर आती है, तो इस रूल के हिसाब से जिसकी n की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है वो पोजेस करता है ग्रेटर एनर्जी। अब चूंकि यहाँ पे 3p और 4p दोनों का N+L क्या है, वो सेम है। आप देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका ज्यादा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 4 है। तो 4s जो है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है, n की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी, बाद में फिल होगा। पहले 3p फिल होगा, बाद में क्या होगा, 4s जो है वो फिल होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो है वो पहला जो आपके पास रूल होता है वो क्या होता है, अबव प्रिंसिपल होता है। इसमें ये बोला जाता है कि ऑर्बिटल जो है जिसकी एनर्जी कम होती है वो पहले फिल होता है, और ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो क्या होता है, वो बाद में जो है वो फिल होता है। और कैसे पता चलता है, बाय मींस ऑफ N+L रूल। जिस ऑर्बिटल का N+L जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है, उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है, वो बाद में फिल होता है। जिसकी कम एनर्जी होती है या फिर जिसका N+L की वैल्यू कम आती है वो क्या होता है, वो पहले फिल होता है। अगर आपके पास बाई चांस ऐसा हुआ कि दो ऑर्बिटल का N+L जो है वो सेम आया, तो उस केस में आप क्या नोटिस करोगे, उनका n की वैल्यू जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या करोगे, वो जो है वो कंपेयर करोगे। जिस ऑर्बिटल का n की वैल्यू जो है वो कम आएगी उसकी एनर्जी भी कम होगी और वो क्या होगा, वो पहले जो है वो फिल होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे दोगे, किसी की भी एक डायग्राम बनाओ।
यहाँ से चलना, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, उसके बाद 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 3s, उसके बाद 3p, 4s, उसके बाद 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p और 7s ऐसे करके। ठीक है, सपोज मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपको जो है कैल्शियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 20, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो बताओ। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो S होता है उसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो P होता है उसमें क्या होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो D होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और जो F होता है उसमें जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो आते हैं। S में जो है एक ही ऑर्बिटल होती है, इसका मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हम बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब P में जो है वो 3 डब्बे प्रेजेंट होती है, 3 ऑर्बिटल होती है, तो एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 3 में कितने आएंगे वो 6 आएंगे। वैसे ही D में 10 होते हैं और F में क्या होता है 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब सपोज मैंने आगे बोला कि कैल्शियम है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1s से स्टार्ट करेंगे। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद कौन सा स्टार्ट होगा, उसके बाद 2s आएगा, 2s की एनर्जी। ये ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी के बेसिस पे बोहर-बरी रूल को फॉलो करके जो है ये डायग्राम मैंने बनाई। ठीक है, तो 2s में कितने आएंगे वो भी जो है वो 2 आएंगे, उसके बाद आएगा आपके पास 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, उसके बाद आएगा आपके पास 3s में कितने आ सकते हैं 2, उसके बाद 3s के बाद क्या आएगा आपके पास 3p में कितना आएगा आपके पास 6, उसके बाद आएगा आपके पास 4s में कितने आएंगे वो 2 आएंगे। 1 2 3 4 6 + 4 10 16 17 18 और 19 20, ये आएगी आपके पास क्या कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो कोई भी आपके पास एटॉमिक नंबर हो, अगर ये डायग्राम मालूम है तो आप जो है क्या कर सकते हो, किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो आराम से दे सकते हो। लेकिन ध्यान रखना S में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, P में 6, D में 10 और F में कितने होंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आएंगे। ठीक है, तो पहले 1s होगा, उसके बाद 2s, देन 2p, 3s, उसके बाद 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 5s के बाद 4d, 5p, 6s, उसके बाद 4s, 5d, 6p, 7s, लास्ट पे आएगा आपका 5s। ठीक है, ऐसे करके जो है वो किसी भी एटॉमिक नंबर वाले एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को गौर करने के लिए एक दूसरा रूल है, उसको कहते हैं हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास ऐसी ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी जो है वो होती है, ऐसे ऑर्बिटल अगर अवेलेबल होंगे तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो है वो सिंगली फिल होगा, बाद में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होगी। सपोज इसमें भी अगर मैं लेती हूँ, पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ 2 और मोर ऑर्बिटल्स having same energies are present या are available, the electrons are first filled singly and then pairing of electron will takes place. Suppose oxygen atomic number 8, 1s2, 2s2, 2p4 is the electronic configuration. तो ये जो आपके पास सेम एनर्जी वाले जो है ऑर्बिटल होती है ना, उनको हम क्या कहते हैं, आप यहाँ पर जो है ब्रैकेट में लिख सकते हो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब 1s जो है सिंगल ऑर्बिटल, 2s वो भी सिंगल ऑर्बिटल, 2p में कितनी ऑर्बिटल होती है, 2p में जो है वो 3 ऑर्बिटल होती है। ठीक है, ये आपको क्वांटम नंबर में बोला था। 1s में कितना है, वे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जो है कोई डीजेनरेट का कंसेप्ट ही नहीं आएगा। इसमें 2 हैं, एक का ऊपर और एक का नीचे। ऊपर नीचे क्यों, इसके लिए दूसरा रूल भी है, इसे कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऊपर रखोगे, एक क्या करोगे नीचे रखोगे। फिर 2p में क्या है, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इन 4 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे भी फिल कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसे फिल करोगे वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, 2p में ऐसी 3 px, py और pz तीनों की तीनों ऑर्बिटल जो है उनकी एनर्जी क्या होती है, वो सेम होती है। 3 ऑर्बिटल जो होती है ये डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाती है। और अगर यहाँ पर एक से ज्यादा है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उस केस में क्या होगा, 3p, अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने हैं तो सबसे पहले सिंगली फिल होगा। जब सारी ऑर्बिटल जो है वो फिल हो जाएंगी सिंगली, उसके बाद जो है वो क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज अगर आपके पास 5 होते तो 5 आप यहाँ पे लगाते, एक और इलेक्ट्रॉन। 6 होगा तो बाद में आप क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते।
सपोज मैंने बोला कि डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल क्या होती है, वो 5 होती है। जो डी होता है उसमें क्या होती है, 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बोला dx y dy z dx z dx square y square और क्या होता है dz square होता है। ये 5 की 5 ऑर्बिटल भी क्या होती है, वो भी डिजेनरेट ऑर्बिटल ही होती है, ठीक है। लेकिन किसकी, एक पर्टिकुलर शेल की होनी चाहिए। सपोज अगर मैं 2p की करें ऐसे, ऐसा नहीं बोलना कि आपके पास जो है वो सपोज 5d है और 4d है, वो दोनों भी जो है डिजेनरेट भी नहीं। विदिन 4d की जो ऑर्बिटल होंगी वो सब डिजेनरेट होगी। सपोज मैंने बोला ये 4d ऑर्बिटल है, विदिन 5d की 5 ऑर्बिटल क्या होगी, वो क्या होगी, वो डिजेनरेट होगी। अब वैसे ही क्या है आपके पास, सपोज आपके पास जो है वो यहाँ पर जो है वो डी ऑर्बिटल में आपने जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। ऐसे नहीं करोगे 1 2 3 4 उसके बाद 5 करोगे, ऐसे गलत है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले सिंगली 1 2 3 देन 4 एंड देन 5। सपोज 6 होता तो फिर आप ऐसे करते, 7 होता तो फिर ऐसे करते, 8 9 एंड क्या होता 10। वैसे ही एफ में क्या होता, सपोज मैंने बोला कि 5f है, एफ में होती है 7 ऑर्बिटल, ये 7 की 7 क्या होती है, डिजेनरेट होती है, ठीक है। लेकिन 5p और 6f सॉरी 5f और 6f जो होगा वो दोनों डिजेनरेट नहीं होगी। विदिन 6f की डिजेनरेट होगी, विदिन 5f की क्या होगी, डिजेनरेट होगी। सपोज इसमें आपने क्या करना है, 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 देन 8 देन 9 एंड देन 10। सबसे पहले सिंगली होगा एंड देन पेयरिंग विल टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, वुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो अगर आपके पास ऐसी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, यहाँ डिजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल होंगी, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सिंगली फिल होता है, बाद में पेयरिंग जो है वो होती है। ये कहलाता है, ये कहता है आपका वुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं but with opposite spin, an orbital can accommodate maximum of 2 electrons with opposite spin। या फिर इसका एक और स्टेटमेंट भी है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है, कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में, उन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो है वो सेम नहीं होगी। बोल सकते हैं no 2 electrons can have same values of all 4 quantum numbers, ठीक है। एक तो ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है, अपोजिट होता है। नेक्स्ट ये बोलता है कि एक एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट क्यों ना हो, उन दोनों इलेक्ट्रॉन के सारे 3 की वैल्यू सेम हो सकती है, चौथा हमेशा जो है वो डिफरेंट होगा ही होगा। सपोज वही एग्जांपल मैं लेती हूँ ऑक्सीजन की, मेरे पास है 1s2 2s2 एंड 2p4। 1s में एक ही ऑर्बिटल मैंने सिंगल डब्बा बना लिया, 2s में भी एक ही ऑर्बिटल, यहाँ पर भी सिंगल बना दिया, और 2p में जो है वो 3 ऑर्बिटल होती है, यहाँ पर जो है वो 3 डब्बे बना लिए। यहाँ पर 2, इधर भी 2, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये आपके पास आया 2s, या आपके पास सॉरी यह 1s, उसके बाद 2s और ये आया 2p। लेकिन 2p में भी ये वाला 2px 2py और ये वाला क्या आया 2pz, सब, ठीक है। अब हमने क्या किया, सपोज मैंने 2s के ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यही 2 इलेक्ट्रॉन जो वो ले लिए, जो विद इन 2s ऑर्बिटल में जो है वो प्रेजेंट है। इस दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं बोलूँ n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर वो 2 है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए जो l की वैल्यू है, दोनों s में प्रेजेंट है, और l की वैल्यू जो है वो s के लिए क्या होती है, वो होती है 0, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें m की वैल्यू, इन दोनों के लिए s के लिए भी जो है m की वैल्यू क्या होती है, वो 0 ही होती है। क्वांटम नंबर्स पे देख लेना। उसके बाद अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए, इसका मतलब एक का स्पिन +1/2 हो सकता है, दूसरे का क्या हो सकता है, -1/2 हो सकता है, ठीक है।
एस की वैल्यू जो है या तो +1/2 होगा या फिर -1/2 हो सकता है इसका +1/2 हो सकता है इसका -1/2 हो, या भी ये भी हो सकता है कि इसका -1/2 है, इसका +1/2 होगा। तो 3 क्वांटम नंबर्स जो है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है इनका सेम है, लेकिन एक स्पिन क्वांटम नंबर क्या आ गया, वो डिफरेंट आ गया। अब मान के चलते हैं सपोज क्या कि मैं इन दो ऑर्बिटल जो है ये जो मेरे पास 2py और 2pz है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को जो है वो कंपेयर करते हैं और इनके क्वांटम नंबर्स जो है वो देखते हैं। सबसे पहली चीज इसके लिए अगर मैं n की वैल्यू बोलूंगी, यहाँ पे भी ये भी जो है वो 2py है, यहाँ पे 2pz है, पीछे 2 है, इसका मतलब दोनों के लिए जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 2 होगी। उसके बाद अगर मैं l की वैल्यू देखूं, ये दोनों p से बिलोंग करते हैं, तो p जो है उसके लिए l की वैल्यू क्या होती है, वो 1 होती है। उसके बाद अगर मैं m देखूं, m की वैल्यू कैसे होती है, मैंने बोला था कि अगर l की वैल्यू 1 होती है तो उस केस में m क्या होता है, आपके पास +1 होता है, 0 होता है और -1 होता है। ये हो सकता है कि इसकी वैल्यू +1 हो, इसका वैल्यू 0 हो, इसका वैल्यू -1 हो, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू बोल रही। मतलब ऐसा है कि डिफरेंट ही होगी, हो सकता है इसका 0 इसका +1 हो सकता है इसका +1 इसको 0 हो सकता है इसका -1 हो इसका +1 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन m की वैल्यू जो है वो क्या होगी, इस केस में वो डिफरेंट होगी। लेकिन s की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मैंने दोनों ही ऊपर के लिए दिखाए हैं, इसका मतलब या तो दोनों ही क्लॉकवाइज है या तो दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब s की वैल्यू क्या है इस केस में, वो सेम। तो n की वैल्यू सेम, l की वैल्यू सेम, स्पिन की वैल्यू भी सेम है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन, अब ये तो मैंने एक ही ऑर्बिटल की बात की, एक ही सबशेल की बात की, अगर मैं सपोज 3p की बात, वहां पे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही क्या आ जाएगा, डिफरेंट, इसके लिए 2 आएगा, उसके लिए जो है वो क्या आएगा, वो 3 आएगा। तो सिंपल सी बात क्या है कि आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, अगर सेम ऑर्बिटल में भी प्रेजेंट होंगे तब भी उनका कोई एक क्वांटम नंबर जो है वो डिफरेंट आएगा, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक जो है वो डिफरेंट होगा ही होगा। इट्स ऑल अबाउट पॉलीज एक्सप्लोजन। सो नेक्स्ट इज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ऐसे एटम्स जिनका हम बोल सकते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं होते, कुछ कुछ ऐसे एटम हैं पीरियोडिक टेबल में जिनकी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हम चाहते हैं कि मतलब जो एल्बो प्रिंसिपल या हुंड्स रूल वगैरह, इसके हुंड्स रूल नहीं, बेसिकली एल्बो प्रिंसिपल के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा जो है वो नहीं होता है कई कई जगह पे। सपोज हम लेते हैं 3D सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक, अब 3D सीरीज है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर्गॉन 3D एंड देन 4s। अप टू यहाँ तक आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, उसके बाद 3D एंड देन 4s जो यहाँ पे आर्गॉन then 3D then 4s। एटीन, 19, 20 एंड देन 21। मैंने इसको पहले क्यों फिल किया, n+l रूल के हिसाब से 4 + 0 दैट इज इक्वल टू 4, यहाँ पर 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। इसकी n+l की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब मैंने शेल के हिसाब से इसको पहले लिखा, लेकिन ये जो है वो बाद में फिल होगा ऑन द बेसिस ऑफ एबव प्रिंसिपल। यहाँ पर 1 आएगा, देन 2, देन 3। अब इधर आना चाहिए था 3D 4 और यहाँ पर आना चाहिए था 4s 2, लेकिन होता क्या है 3D 5 4s 1, अगेन 5, यहाँ पे 3D 9 होना चाहिए था, लेकिन है क्या 3D 10, यहाँ पे 4s 1। ठीक, 3D 4 होना चाहिए, यहाँ पे 3D 5 आया, यहाँ पे 3D 9 होना चाहिए, लेकिन क्या आया 3D 10 आया। इसकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसकी भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन केस ऑफ 3D सीरीज। अब ऐसा क्यों आया, इस केस में क्या है,
fully filled and completely filled electronic configuration, fully filled and half filled electronic configuration क्या होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होती है। अगर हम 3D की बात करें, 3D में क्या आता है आपके पास, D में जो है वो 5 ऑर्बिटल आती है, और अगर यहाँ पर हमने 3D5 लिखा है, इसका मतलब 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या है आपके पास पूरा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इधर देखेंगे 3D9 के बदले यहाँ पर क्या है 3D10 है, इसका मतलब ऐसा कुछ है कि 5 की 5 ऑर्बिटल्स क्या है आपके पास कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब ऐसा क्यों है कि इनमें ऐसी क्या खास बात है जो बाकी में नहीं है। अब इस केस में क्या है, अगर मैं यहाँ पर जो है वो 3D5 लिखूँ, इसको कंपेयर करती हूँ सपोज करो 3D4 के साथ, ये मेरा 3D5 है, ये क्या है आपके पास 3D4 है। इस केस में क्या है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आ सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है इसके साथ, और बाकी का लास्ट पे जहाँ पर भी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेगा, जो नेट आपके पास जो भी अरेंजमेंट होगा वो बिल्कुल क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। इसका मतलब कि मैं इसको यहाँ पे लिखूँ या इसको यहाँ पे लिखूँ, एक ही बात है। इस वाले इलेक्ट्रॉन को इधर बनाओ, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इधर बनाओ, कोई बात नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा का वैसा ही अरेंजमेंट रहेगा। लेकिन क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिख सकती हूँ? नहीं, जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये वाला जो है वो फिल नहीं हो सकता। इसका मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है अपनी पोजीशन को एक्सचेंज नहीं कर सकता है। लेकिन इस केस में जब आपके पास कंप्लीटली फिल्ड होता है या फिर हाफ फिल्ड होता है, उस केस में हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन, और जब वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, हम बोल सकते हैं एक्सचेंज एनर्जी। और टोटल क्या होता है कि जब एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे एनर्जी लूज हो रही है, इसका मतलब एनर्जी कम हो रही है या फिर स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए हम बोल सकते हैं ये वाला अरेंजमेंट क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इस वाले अरेंजमेंट से। वैसे ही कंप्लीटली फिल्ड की अगर हम बात करें, उस केस में भी ऐसा ही होता है। उस केस में भी क्या है आपके पास, आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को कहीं भी बना लो जो है कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को इधर बनाओ, इस वाले को जो है वो यहीं पे बनाओ, ठीक है। जो नेट अरेंजमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। तो सिंपल सी बात है, क्या होता है कि हाफ फील्ड में और फुली फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, और जब वो एनर्जी को जब पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, और जिसकी वजह से क्या होता है, ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है या फिर ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये वाला अरेंजमेंट क्या होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है।